उत्तर प्रदेश में इस समय कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी समस्या आने वाले समय में बाढ़ के मद्देनजर और नहरों की सफाई, साथ के साथ इस गर्मियों में पेयजल पहुंचाने की भी है और उन प्रवासियों की भी चिंता करने की है जो देश के दूसरे हिस्सों से लगातार पहुंच रहे हैं, उनके रोजगार और उनके जीवन यापन के। इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय प्रदेश का किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें बातचीत करने के लिए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के सामने ये इतनी बड़ी चुनौती, अचानक से अप्रत्याशित चुनौती आई है। बड़ी संख्या में मजदूर वापस लौट रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं। उनको किस तरीके से रोजगार मिले, उस दिशा में और उनके कल्याण में जल शक्ति विभाग की क्या भूमिका है? देखिए, बड़ी बात है कि इस विश्व की जो महामारी आई है और उससे निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके के कदम उठाए हैं उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है और उसी का परिणाम है कि आज भारत ने पूरी तरीके से कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण स्थापित करने में बहुत हद तक सरकार ने कामयाबी हासिल किया है। और उन्हीं के मार्गदर्शन और उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है उसकी भी सराहना पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है कि उन्होंने ठीक ढंग से उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छा काम करते हुए, समस्त व्यवस्थाओं को ठीक रखते हुए अप्रवासी मजदूरों को और प्रवासी मजदूरों को और यहाँ के मजदूरों को सबको रोजगार मिले, इसके बारे में भी बहुत अच्छी गहन चिंतन किया है। और जितने डिपार्टमेंट हैं सब डिपार्टमेंट मिल करके उस पर काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि कम से कम लगभग 50 लाख मजदूरों को विभिन्न डिपार्टमेंटों और मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिल चुका है। जहां तक जल शक्ति मंत्रालय का विषय है, जल शक्ति मंत्रालय में बहुत सारे विंग हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अपने बाढ़ के कामों को समय से कैसे पूरा करें। तो बाढ़ के कामों को अब जल्दी से बरसात आने वाली है और लोगों का ये कहना है कि बरसात जल्दी आएगी और इसलिए हमको बाढ़ के कामों को पूरा करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के समय हम काम को नहीं शुरू कर पाए, लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने परमिशन दिया और यहाँ से प्रदेश सरकार ने परमिशन दिया, हमारे सब कामों को हमने तेजी से शुरू किया है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, तौलिया, पानी और साबुन सबकी व्यवस्था करते हुए मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, वो मजदूर वहीं पर रहें, वहीं पर उनको भोजन की व्यवस्था कराई गई है और अच्छे ढंग से वो ठीक ढंग से अपने काम को करते हुए समय से काम को पूरा करें। जो पिछले वर्ष के काम थे उन कामों को भी हम पूरा करने के लिए लास्ट डेट उसकी हमने 25 मई रखी है कि 25 मई तक हमारे पिछले कामों को हम लोग पूरा करेंगे। लगभग 150 काम ऐसे हैं जो काम पिछले वर्ष के पूरे नहीं हो पाए थे लॉकडाउन के कारण से, तो उन कामों को भी हम 25 तारीख तक सब पूरे कर देंगे। और इस साल के काम के लिए हमको कम से कम 3 महीने की आवश्यकता थी, लेकिन हमको मैक्सिमम 1.5 महीने का ही समय मिल पा रहा है। लेकिन मैं 1.5 महीने में ही उत्तर प्रदेश के उन बाढ़ के सभी कामों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हूँ। सब काम हमारे शुरू हो चुके हैं। लगभग 6,500 लेबर उन साइडों पर काम कर रहे हैं जो हमारे बाढ़ के काम चल रहे हैं। 114 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। जो बाढ़ से सबसे भयंकर रूप से प्रभावित होने वाले जिला हैं, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, हमारा बाराबंकी है, गोंडा है, बलरामपुर है, अयोध्या है, लखीमपुर है, सीतापुर है, पीलीभीत है, वहां से लेकर के ये पूरी बेल्ट है। तो इस पूरी बेल्ट में हम लोगों ने सभी कामों को शुरू कर दिया है और सब काम को हम लोगों ने टारगेट किया है कि 15 जून तक हम सेफ जोन में उसको लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बाढ़ से बचाने के लिए ड्रेजिंग का एक नया तरीका सरकार ने इजाद किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में पिछली बार ड्रेजिंग से बहुत बड़ी बाढ़ से बचत की गई, जो लगभग 5 लाख हेक्टेयर बाढ़ के कारण से जमीन प्रभावित होती थी, कृषि योग्य भूमि प्रभावित होती थी, उसको पिछली बार 12,000 हेक्टेयर पर ले आकर के नियंत्रित किया गया था। 5 लाख से 12,000 हेक्टेयर पर ले आना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो ड्रेजिंग के माध्यम से हम लोगों ने बड़ा काम किया। अब की बार भी ड्रेजिंग के 9 प्रोजेक्ट हमारे पूरे होने वाले हैं, 2 पर अभी काम शुरू होने वाला है। इन सब प्रोजेक्टों को जब हम पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा बाढ़ से हम बचाव कर पाएंगे। और उसमें लखीमपुर का काम हमारे पूरा हो गया है, अयोध्या का काम पूरा हो गया है, बस्ती का काम पूरा होने वाला है, उन्नाव में शुक्लागंज में हमारा काम चल रहा है, मऊ का काम है और बलिया का काम है। ऐसे सभी कामों को
यानी बाढ़ से बचाव के लिए ड्रेजिंग का भी काम, अब बाढ़ से बचाव के लिए बंधे और बाकी सबका काम, और जो पुराने काम है उनको सब पूरा करने का काम। इन सब कामों के माध्यम से हम बाढ़ आने से पहले उत्तर प्रदेश को कैसे बचा सकें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक अच्छा काम जल शक्ति मंत्रालय के बाढ़ विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और उसको लेकर के समय पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक एक काम की हम लोगों ने समीक्षा की है। उन सब कामों को हम समय से पूरा करेंगे। जो लंबित परियोजनाएं हैं, काफी लंबे समय से परियोजनाएं पेंडिंग चल रही हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने के बारे में क्या है? बहुत अच्छी बात आपने कही है और बड़ी बात आपने कही है कि उत्तर प्रदेश में 32, 34 साल से परियोजनाएं, जैसे सरयू नहर परियोजना बहुत पुरानी परियोजना 1972 की परियोजना है। प्रधानमंत्री जी अभी बाढ़ सागर की उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। तो हमारी ये सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना जो बुंदेलखंड के लिए वरदान सिद्ध होगी, और इसके बाद मध्य गंगा परियोजना, ये 3 हमारी बड़ी परियोजनाएं हैं। और इन तीनों परियोजनाओं को में सरयू नहर परियोजना और हमारी जो अर्जुन सहायक परियोजना है, इस परियोजना को हम लोगों ने टारगेट किया था कि 2020 में हम लोग इसको पूरा कर देंगे, लेकिन लॉकडाउन के कारण से 2-3 महीने का नुकसान हो गया। आगे बरसात आने वाली है, उसमें भी थोड़ा काम में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने सारे काम को शुरुआत कर दिया, प्रारंभ कर दिया है और तेजी के साथ उस काम को हम कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में प्रवेश करने से पहले इस काम को हम लोग पूरा करें। और एक बहुत बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के किसानों को हम लोग सरयू नहर परियोजना के माध्यम से और अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से दे पाएंगे, जिसकी परियोजना को पूरा होने के बाद लगभग 12 लाख हेक्टेयर जमीन हम सिंचित करेंगे एक्स्ट्रा। अगर इन सब परियोजना और छोटी छोटी बहुत सारी परियोजनाएं, उनको भी हम लोग पूरा करने का काम करें, और सभी परियोजनाओं को पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोग पहली बार 5 साल में आजाद भारत से लेकर के अभी तक 25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। और उस परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता को निश्चित करते हुए युद्ध स्तर पर काम हमारा प्रारंभ हो गया है। वहीं पर लेबर रह करके सारे जो कोरोना के मानक हैं उनको पूरा करते हुए, उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस और भारत सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए तेजी से हम लोगों ने काम शुरू किया है। इसमें भी बहुत सारे हमारे मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूर और यहाँ के मजदूर दोनों लोगों को बड़ी स्तर पर रोजगार भी प्राप्त हो रहा है और काम भी तेजी के साथ प्रारंभ हो चुका है। मंत्री जी, आपने बुंदेलखंड के इलाके की बात की, और बुंदेलखंड में वैसे तो पूरे प्रदेश में गर्मी के समय में पेयजल का संकट होता है, लेकिन बुंदेलखंड में वो अपने चरम पर होता है। लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे समय में, जबकि कोविड के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, आना जाना सीमित है, दूर दराज के इलाकों में लोगों तक सरकार किस तरीके से पेयजल पहुंचाने का इंतजाम? देखिए, पिछले 3 वर्षों से जब से योगी जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, पेयजल की लगभग जिम्मेदारी मेरी ही ऊपर थी। और मुझको ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने काम करते हुए एक भी जिले में कोई पानी का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया। हम सब लोगों ने इंडिया मार्का के जितने नल खराब हैं उनकी रिबोरिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। इस साल की भी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। जितने टैंकर्स, उनके रिपेयरिंग करके सारे टैंकर्स को कहाँ से भरा जाएगा, कहाँ ले जाना है, सभी टैंकरों को निश्चित कर दिया है। कौन सा ट्रैक्टर किस टैंकर को ले जाएगा, उनकी भी नंबरिंग की पूरी तैयारी कर ली है। हमने त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया है, एक ब्लॉक लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। उनके सबके नंबर जारी कर दिए हैं। सभी कंट्रोल रूम और सभी स्तर पर नोडल अधिकारी, स्टेट लेवल पर भी नोडल अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नोडल अधिकारी तय हैं और ब्लॉक लेवल पर भी नोडल अधिकारी तय हैं। हमारे 75 जिले के नोडल अधिकारी हम लोगों ने तय कर दिया। उसकी एक डायरेक्टरी भी हमने बनाई है पहली बार। तो बहुत अच्छे ढंग से 75 जिलों के नोडल अधिकारी, त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम, सभी टैंकरों की सूची, टैंकरों को भर करके पहुंचाने की व्यवस्था, और जितने ट्यूबवेल हैं अगर किसी प्रकार की कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कराने की व्यवस्था। यानी पानी का संकट किसी गांव में, किसी शहर में कहीं पर ना होने पाए, इसके लिए पूरी योजना रचना हमारी तैयार हो चुकी है। एक बड़ा काम हम लोगों ने पिछले वर्ष भी किया है, इस वर्ष भी कर रहे हैं। जितने ऐसे नल हैं जो गांव के बाहर हैं, उन पर सब पे चरही बनवा करके जो वाटर वेस्टेज वाला है उसको कलेक्ट करने के लिए व्यवस्था किया है, जिससे जानवर रात में आकर के वहां पर पानी पी सके, उनके भी पानी की व्यवस्था की। एक और भी बड़ा काम हम लोगों ने किया है कि बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड जैसे अन्य जिले, बहुत सारे ऐसे पानी के संकट के केवल बुंदेलखंड ही नहीं है, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, इसके अलावा
इटावा, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली, बनारस, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और कानपुर देहात, उसके बाद फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा। ये इतने जिले ऐसे हैं लाइन से जो लगभग बुंदेलखंड जैसी स्थिति हमारी है। तो इन सब जिलों में हमको उसी तरीके के हम लोगों ने तैयारी किया है जैसी तैयारी हमारी बुंदेलखंड के लिए होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा कि जितने तालाब हैं उन सब तालाबों को हम नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से भराने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि सभी तालाब हमारे भर जाएं। और इसके साथ साथ जितने ट्यूबवेल हमारे सिंचाई विभाग के हैं उनको सबको हम लोगों ने, जितनी लघु डाल नहरें हैं, जितनी पंप नहर है, उन सब नहरों को हम लोगों ने चालू कर दिया है। सभी तालाबों के भरने की व्यवस्था करा दी है और सभी जगहों पर जहां पर नहरों से तालाब नहीं भर सकते वहां ट्यूबवेल से तालाब भरा है। उसके कारण ये है कि हम जब पानी तालाबों में भरते हैं तो वाटर स्टेटा भी मेंटेन रहता है, दूसरा जानवरों को पीने के लिए पानी मिलता है और बुंदेलखंड जैसे इलाके में गर्मी का जो प्रभाव होता है वो भी पानी के कारण से कम होता है। तो हम हर तालाब की फोटोग्राफी भी कराई है, उसको बाकायदे चिन्हांकन भी कराया है, पानी से पहले तालाब और पानी के बाद के तालाब को भी निकाला है। इस तरीके से एक बृहद स्तर पर तैयारी की है। इसी के साथ साथ जितने भी ऑफिस हैं, वो थाना है, कचेरी है, वो चौकी है, तहसील का ऑफिस है, डीएम का है, सीडीओ का है या एनी टाइप ऑफ ऑफिस, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी ऑफिसों के सामने प्याऊ लगाने का आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को जिधर वो देखे उधर उसको पानी दिखना चाहिए, कहीं से ये महसूस न हो कि पानी की कोई कमी है। इसके साथ टैंकर के पहुंचने की व्यवस्था भी तय की है कि जैसे टेलीफोन आएगा, जैसे सूचना प्राप्त होगी, तत्काल मिनिमम टाइम में हम टैंकर को कैसे वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए जो अति संवेदनशील गांव है जहां पर पानी का विशेष संकट आता है हर साल, उसको भी सूचीबद्ध किए और उनको सबको टैंकरों से हम लोगों ने जोड़ दिया है। और हर दिन की मॉनिटरिंग, पूरे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट हर दिन मैं लेता हूं, उसकी कॉपी आती है, उसकी समीक्षा करता हूं और कहीं पर कोई अगर संकट आता है तो उसको हम लोग दूर करते हैं। इस तरीके से बृहद स्तर पर हम लोग उसकी कार्य योजना पूरी तरीके से तैयार कर रखें और उत्तर प्रदेश में पानी का कोई संकट नहीं आने पाएगा। और इसके साथ साथ अभी हमारी बड़ी परियोजना प्रारंभ होने जा रही है जो बुंदेलखंड और मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए, उससे हर घर को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर घर को नल से जल देने की, तो भी काम हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले गर्मी में जल का संकट ना हो, उससे निपटने के लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है। मंत्री जी, इस वक्त जबकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और बड़ी संख्या में लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि पर्यावरण में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है, नदियों के जल में, जल की क्वालिटी में, शुद्धता में बदलाव देखने को मिला है। यमुना और गंगा का जल पहले के मुकाबले काफी साफ, काफी स्वच्छ नजर आता है। गंगा को साफ करने के मिशन में सरकारें लगी हुई हैं, केंद्र सरकार लगी हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी कानपुर में जाकर के गंगा के स्वच्छ करने के तरीके को और प्लांट्स को जाकर के देखा था। अब जबकि लॉकडाउन की वजह से एक अवसर सरकार के सामने आया है, लोगों के सामने आया है कि कैसे हम उसमें प्रदूषण को गिरने से रोक करके गंगा को किस तरीके से साफ आसानी से किया जा सकता है, जबकि इतने परिश्रम के बाद जो चीजें नहीं हो पा रही। ये स्थिति बरकरार रहे, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के कारण से लॉकडाउन से पहले जो गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक जाती है, उसमें जो सबसे गंदा स्थान लोगों के ध्यान में था वो कानपुर था। और वहां पर शीशामऊ का जो नाला है उसके बारे में लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अभी तक सबसे ज्यादा गंदगी डालने वाला नाला था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अथक प्रयासों के कारण से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा मैया को साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और उसका परिणाम था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि गंगा की समिति की जो बैठक करूंगा वो गंगा के तट पर करूंगा और जहां सबसे ज्यादा चैलेंज है वहां करूंगा, उन्होंने कानपुर में किया। गंगा का उन्होंने निरीक्षण भी किया। निर्मल गंगा, अविरल गंगा, स्वच्छ गंगा, पवित्र गंगा उनको दिखाई पड़ी और उन्होंने जाकर के खुद उस शीशामऊ नाले के सामने अपनी फोटो भी खिंचाई। तो उसके पहले गंगा में एक अच्छा काम होने के कारण से उसी का उदाहरण था कि जब हमारा कुंभ हुआ तो कुंभ में लोगों ने, दुनिया भर के लोग आए, स्नान किया, आचमन किया और जलपान भी किया। इतना सुंदर जल पहली बार देखने को मिला। वो सब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण से हुआ था। तो एक अच्छा काम होने के कारण से धीरे धीरे गंगा मैया पूरी तरीके से निर्मल हो रही थी। जितने हमारे एसटीपी थे, जो बन रहे थे, जो एसटीपी बंद थे, उनको सबको चलाया गया। लेकिन उसके बावजूद जो कंपनियां चलती हैं, जो फैक्ट्रियां चलती हैं, जिनसे कूड़ा करकट और बाकी सब चीज गंगा में प्रदूषित करने के लिए
मलबा आता है। जब ये लॉकडाउन के दौरान वो सब बंद हुई तो स्वाभाविक रूप से गंगा जी में जो प्रदूषण आता था उसमें बहुत बड़ी कमी आई और जो वायु प्रदूषित थी, जो गाड़ियों के धुएं और बाकी सब कारणों से, तो नदी पूरी तरीके से निर्मल हो गई, अविरल हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम लोगों ने जो गंगा यात्रा किया और गंगा यात्रा के माध्यम से एक बहुत ही बृहद स्तर पर गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। 5 दिन की वो यात्रा थी जो हमारा बिजनौर से लेकर के बलिया से, एक बलिया से यात्रा शुरू हुई, एक बिजनौर से और कानपुर में उसका समापन किया। तो उसमें 24 डिपार्टमेंट जोड़े गए जो गंगा के दोनों तटों पर बहुत सारे कामों को अपने हाथों में लिया। वो सब काम तेजी के साथ हो भी रहे हैं। अभी भारत सरकार ने जो 20 लाख का पैकेज घोषित किया है उसमें भी गंगा के तट पर बागवानी करने के लिए, गंगा के तट पर खेती करने के लिए, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, गंगा के दोनों तट को विकसित करने का उन्होंने उसमें भी एक पैकेज दिया है जो बहुत बड़ा काम है गंगा मैया के लिए। तो गंगा जी पूरी तरीके से अविरल हो, निर्मल हो, इसके लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे थे। सरकार ने, फिर भारत सरकार ने उस पर फोकस किया है। इसी तरीके से जमुना जी में जितने नाले गिरते हैं, गंगा जी में जितने नाले गिरते हैं, गंगा जी के तट पर जो 1800 गांव हैं उन सब गांवों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको गंगा जी में न आए, उसको डाइवर्जन के लिए पंचायती राज विभाग से, ग्राम विकास विभाग से बातचीत करके उन सब नालों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जहां से गंगा मैया प्रवेश करती है वो बिजनौर जिला है। बिजनौर से लेकर के और बलिया तक जो गंगा जी का पूरा पार्ट है उस पर कहीं पर भी गंगा जी में कोई प्रदूषण न आए, हम लोग काम कर रहे हैं। सीओडी बीओडी सब कुछ एक मानक पैमाने के अनुसार बहुत अच्छा इस समय हो गया है। लॉकडाउन के दौरान गंगा मैया पूरी तरीके से निर्मल और अविरल दिख रही हैं। आगे भी हम लोग कार्य योजना ऐसी बना रहे कि निर्मल और अविरल रहें। अभी हम लोग एक बृहद बैठक भी करने जा रहे हैं जिसमें जितनी फैक्ट्रियां हैं जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है वो सब लगाएं और गंगा में कोई भी प्रदूषण न जाने पाए, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो और हमारी जितनी एसटीपी हैं वो सब अच्छे ढंग से काम करने लगे। इन सब पर हम लोग बृहद स्तर पर कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं। जो भी काम लॉकडाउन के दौरान बंद हो गया था, नमामि गंगे के सभी प्रोजेक्टों पर हमारा कार्य प्रारंभ हो गया है। हजारों वर्कर्स उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, टेक्निकल लेबर भी है, नॉन टेक्निकल लेबर भी है। तो वहां से लेकर के यहाँ तक सब पर हमारे काम प्रारंभ हो चुके हैं। इसलिए गंगा हम लोगों के लिए पूजनीय है और गंगा नंदिनी है और गंगा के लिए कुछ करके हम लोग गौरवान्वित होंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का नमामि गंगे विभाग पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर के काम कर रहा है। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति कहा गया है, इसलिए गंगा जी के लिए हम सब कुछ अच्छे ढंग से करें। जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ आपने विस्तार से सभी मुद्दों पर बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।